ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स आखिरकार जाग गए और देखा कि वे अभी भी जीवित थे। वे लगभग खुशी के आंसुओं को रोक नहीं पाए। सिर्फ मौत के कगार को पार करने के बाद ही आप जीवन की सुंदरता को समझ सकते हैं। सेंट्रल प्लेन्स के एक्सपर्ट्स ने भी इतनी करीब से मौत का अनुभव नहीं किया था। जैसे ही वे जागे, राघव ने लूट बांटना शुरू किया। आदिल और बाकी लोगों ने कहा कि वे 9th रैंक समुद्री राक्षस को नहीं छुएंगे, वे सब राघव के होंगे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने देखा कि राघव और उसके लोग एक्सपेंशन दाओ सेक्ट पहुंचते ही निश्चित रूप से ब्लेजिंग लाइट छोड़ेंगे। आदिल ने यह भी कहा कि वह राघव का सबॉर्डिनेट बनना चाहता है। हालांकि 9th रैंक समुद्री राक्षस अत्यंत मूल्यवान थे। आदिल जानता था कि चाहे वेल्थ कितना भी बड़ा क्यों न हो, ये एक लिमिटलेस पोटेंशियल जीनियस के साथ दोस्ती करने से अधिक मूल्यवान नहीं है। ये भविष्य में और बढ़ेगा। इसलिए चाहे राघव कुछ भी कहे, उसने 9th रैंक समुद्री राक्षस लेने से इनकार कर दिया। राघव ने उन्हें छोड़ दिया और 9th रैंक समुद्री राक्षस की कॉर्प्सेस और आंतरिक गोली अपने पास रखे, लेकिन उसने सभी 8th रैंक और उससे नीचे के आंतरिक गोली उन्हें दे दिए। आदिल और ईस्टर्न वेस्टलैंड के डिसाइपल्स इन्हें लेने से इनकार नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने आंतरिक गोली को बराबर बांटा, उन्होंने देखा कि उनके ट्रेड करने के लिए पॉइंट्स की ह्यूज मात्रा थी, जो उन्हें बहुत लंबे समय तक खर्च करने के लिए पर्याप्त थी। पॉइंट्स एक्सपेंशन दाओ सेक्ट की ट्रेडिशन थे, जो 108 हेथ मोनेस्ट्री तक पास किए गए थे। राघव ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था कि पॉइंट्स का पोजेशन क्या मतलब होता है। पर्याप्त पॉइंट्स होने पर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। कई साल हो चुके थे, लेकिन अब वह उस सिस्टम में लौट रहे थे। आंतरिक गोली बांटते समय उन्होंने जानबूझकर एल्डर रंजीत की प्रतिक्रिया जांची। आखिरकार एल्डर रंजीत ने इन समुद्री राक्षस को मारने में बहुत योगदान दिया था। इसके अलावा फ्लाइंग बोट हेवीली डैमेज हो चुका था। भले ही उन्होंने जल्दी रिपेयर की थी, सेक्ट लौटने पर इसे पूरी तरह से रिपेयर करने में काफी खर्च आएगा। लेकिन एल्डर रंजीत ने सिर हिलाकर कहा कि यह रूल्स के अनुसार नहीं है। एक डिसाइपल का प्रॉफिट केवल डिसाइपल्स के लिए होता है। इसके अलावा फ्लाइंग बोट सेक्ट की प्रॉपर्टी थी। चूंकि उसने इसे केवल मिशन के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए बोट डिस्ट्रॉय हो जाने पर भी उसका कोई लेना देना नहीं था। एल्डर रंजीत वास्तव में इनफ्लेक्सिबल थे, इसलिए राघव केवल आंतरिक गोली अपने पास रख सका। पावरफुल सी बीस्ट की कॉर्प्सेस सब सिद्धार्थ को दी गई। वो फ्लाइंग बोट पर सबसे उत्साहित था। दूसरा सबसे उत्साहित अर्जुन था। उसने सच में स्किल दिखाई। बाय सकिंग अप, उसने वास्तव में फ्लाइंग बोट ऑपरेट करने का प्रिविलेज जीत लिया। अपैरेंटली उसने फ्लाइंग बोट रिपेयर करने में काफी मदद की थी। वो क्विक विटेड था और एल्डर रंजीत की रिकॉग्निशन प्राप्त कर चुका था। इसलिए एल्डर रंजीत ने उसे फ्लाइंग बोट कंट्रोल करने का तरीका सिखाया। अब अर्जुन फ्लाइंग बोट के प्यार में पड़ चुका था। वह कंट्रोल पैनल छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और एल्डर रंजीत ने उसे वहीं छोड़ दिया। अर्जुन का इस क्षेत्र में टैलेंट वास्तव में इंप्रेसिव था। कुछ ही दिनों में उसके कंट्रोल स्किल इंपेकेबल हो गए। एल्डर रंजीत भी उसकी टैलेंट देखकर स्टार्टल था। इसलिए अर्जुन ने फ्लाइंग बोट ऑपरेट करना जारी रखा। यह तेजी से आगे बढ़ा। एल्डर रंजीत कभी कभी अर्जुन को आने वाले ट्विस्ट्स और टर्न्स के बारे में बता देते ताकि वे कुछ रीजन से बच सके। इतनी टेरिफाइंग बैटल के बाद एल्डर रंजीत भी अधिक केयरफुल हो गए थे। वह राउट में सबसे छोटी गलती भी करने की हिम्मत नहीं करते थे। फॉर्चुनेटली जर्नी में उन्हें और कोई डेंजर नहीं मिला और सब स्मूथ चला। राघव ने एल्डर रंजीत से उस स्पॉट को मार्क करने के लिए कहा जिसे उन्होंने पाया था। उसके बाद उसने आंतरिक गोली को डील करना शुरू किया। ये आंतरिक गोली एसेंशियली सभी वाटर एट्रीब्यूट थे। केवल 6 हॉर्न सी सर्पेंट का आंतरिक गोली मेटल एट्रीब्यूट था और यह राघव को स्टार्टल्ड कर गया। लेकिन एल्डर रंजीत ने कहा कि 6 हॉर्न सी सर्पेंट ऑर्डिनरी समुद्री राक्षस से अलग था। इसमें पावरफुल ब्लड लाइन इनहेरिटेंस था, कुछ ह्यूमंस की तरह, सिर्फ इसलिए कि यह वाटर में रहता था। इसका आंतरिक गोली जरूर वाटर एट्रीब्यूट का होगा, ऐसा नहीं था। लेकिन 90% से अधिक समुद्री राक्षस के आंतरिक गोली वाटर एट्रीब्यूट के थे। मेटल एट्रीब्यूट आंतरिक गोली उन कुछ ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स को दिया गया जिनकी एट्रीब्यूट सही थी। हालांकि उनमें ज्यादा मेटल एट्रीब्यूट एक्सपर्ट्स नहीं थे।
क्योंकि उन्होंने एलिमेंटल एनर्जी चुनते समय विकल्प लिया था। एलिमेंट चुनना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट था, लेकिन चाहे 10,000 स्पिरिट ब्लड हेवन डिफाइन क्यों न हो, यदि फाउंडेशंस अच्छे नहीं थे तो एलिमेंटल एनर्जी प्योर नहीं होगी। फिजिकल बॉडी नरिश करने के लिए 10,000 स्पिरिट ब्लड को एनर्जी फैलाना बेहतर था, तब ये फिजिकल पावर रून्स बनाएगा। सच में प्रत्येक ड्रैगन ब्लड वॉरियर इस एब्सोल्यूट पावर की फीलिंग पसंद करता था, इसलिए उनके पास केवल फ्यू एलिमेंटल वॉरियर्स थे। वाटर एट्रीब्यूट वॉरियर्स ने बहुत लाभ उठाया, क्योंकि उन्होंने फिर से कई 9th रैंक आंतरिक गोली प्राप्त किए। कहा जा सकता है कि राघव की साइड सबसे ज्यादा प्रॉफिट में थी। राघव ने कॉम्पेंसेशन के रूप में कुछ चीजें देने की कोशिश की, लेकिन उसे रिफ्यूज कर दिया गया। राघव एहसान लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन आदिल और बाकी लोग लेने से इनकार कर रहे थे। भविष्य में उन्हें कौन कौन सी ट्रबल्स मिलेंगी, यह अननोन था, और राघव निश्चित रूप से बस साइडलाइंस पर नहीं बैठ सकता था। जैसे ही जर्नी जारी रही, राघव ने अपने 27 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स में डिवाइन रून्स नरिश करने पर फोकस किया। पहले 9 ही फुली कंडेंस थे। डिवाइन रून्स की असिस्टेंस से उसने महसूस किया कि स्प्लिट द हेवंस की शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। और सबसे रहस्यमयी बात यह थी कि उसने महसूस किया, जब भी वो इसका इस्तेमाल करता तो एक अजीब सी शक्ति उसे सहारा देती थी। यह किसी आशीर्वाद की तरह था। वो इसे अनुभव कर सकता था, मगर साफ साफ बयान नहीं कर सकता था। यह अत्यंत रहस्यमय था। स्प्लिट द हेवंस, जो कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेट का खजाना था, शायद उतना साधारण नहीं था जितना उसने पहले सोचा था। इसमें निश्चय ही कुछ रहस्य छिपे थे, लेकिन राघव के पास उन पर ध्यान देने का समय नहीं था। जैसे ही 9 दिव्य रून पूरी तरह से संघनित हो जाते, स्प्लिट द हेवंस का पहला रूप दूसरे रूप की तुलना में और भी अधिक शक्ति प्रकट करता। इससे उसके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई। शुरू के कुछ दिनों में राघव बेचैन रहा। इसका कारण था एजियोर ड्रैगन रिवर स्केल और उसकी खजाना देखकर छोड़ न पाने की बीमारी। उसने खुद को बार बार समझाया कि वह एक दिन लौटेगा और खजाना भाग नहीं जाएगा। दिमाग से वह यह तर्क मानता भी था, लेकिन फिर भी उसके भीतर एक अवर्णनीय पीड़ा थी। कुछ दिनों बाद यह कहना कठिन था कि क्या बुलावा सामने बहुत दूर था या उसकी समझदारी ने उस बीमारी को दबा दिया। लेकिन उसका मन अब इतना विचलित नहीं रहा और उसने साधना में समय लगाना शुरू कर दिया। बाकी सब लोग भी साधना में डूबे हुए थे। बस सिद्धार्थ ही था जो एक कोने में छिप कर खा रहा था। उसका खाना खाने का ढंग बाकी सबके लिए भयावह था। हर दिन सिद्धार्थ को कई 7वें स्तर के समुद्री राक्षस खाते देखना एल्डर रंजीत को भी स्तब्ध कर देता। उसने कभी किसी इंसान को इतना खाते हुए नहीं देखा था। सिद्धार्थ का पेट मानो तली रहित गड्ढा था। आखिरकार एल्डर रंजीत यह दृश्य और सहन नहीं कर सके। उन्होंने सिद्धार्थ को एक विशेष ओवन दिया। यह एक विशेष जादुई वस्तु थी जिसमें स्थानिक शक्ति निहित थी और अत्यंत मूल्यवान मानी जाती थी। यही वो वस्तु थी जिसका उपयोग विशेषज्ञ लोग जादुई दैत्य पकाने के लिए करते थे। जब भी किसी दैत्य को इसमें डाला जाता, उसका आकार सिकुड़कर कुछ ही फीट रह जाता। थोड़े से आत्मा पत्थर स्पिरिट स्टोन्स खर्च करने पर यह तुरंत पक भी जाता। लेकिन एक सम्राट भी उसमें बने व्यंजन के केवल 2-3 कौर ही खा सकता था, क्योंकि जैसे ही भोजन पचता वो अपने मूल आकार में लौट आता। यदि अधिक खा लिया जाए तो शरीर फट सकता था, और एक महान सम्राट का यूं फटना निस्संदेह अत्यंत हास्यास्पद दृश्य होता। इस विशेष ओवन के साथ सिद्धार्थ को अब कच्चा और खूनलथपथ मांस नहीं खाना पड़ा। उसने एल्डर रंजीत को तहेदिल से धन्यवाद दिया। समय तेजी से बीता और देखते ही देखते 2 महीने पलक झपकते गुजर गए। इसी दौरान उन्होंने अंततः महाद्वीप का दूसरा किनारा देखा। एल्डर रंजीत समेत सभी ने राहत की सांस ली। जैसा कि आदिल ने कहा था, सेंट्रल प्लेन्स की ओर कोई तूफानी क्षेत्र स्टॉर्म जोन नहीं था। यही कारण था कि समुद्री राक्षस केवल इस ओर हमला करते थे और बाकी 4 क्षेत्रों में नहीं। वास्तव में ये तूफानी क्षेत्र चारों क्षेत्रों की प्राकृतिक रक्षा कवच थे। इनके बिना तो वे शायद कब के नष्ट हो चुके होते। इन 2 महीनों में उन्होंने असंख्य हमले झेले, लेकिन अधिकतर 7वें स्तर के समुद्री राक्षस ही थे।
और कभी कभी 8वें स्तर के। अब सबने सबक सीख लिया था। जब भी समुद्री राक्षस हमला करते तो वे न उन्हें कोसते थे और न मारने की कोशिश करते थे। पिछली बार का अनुभव बहुत भयावह था। जब उड़ता हुआ जहाज जमीन से ऊपर उठा तो एल्डर रंजीत ने अर्जुन को अवरोध बैरियर हटाने का आदेश दिया। ताजी हवा भीतर आई और सबने चैन की सांस ली। कितनी सघन प्राकृतिक आध्यात्मिक ऊर्जा है, ईस्टर्न वेस्टलैंड के एक शिष्य ने आश्चर्य से कहा। यहाँ की ऊर्जा उसके संप्रदाय के सबसे ऊंचे ऊर्जा संग्रह क्षेत्र से भी कई गुना अधिक घनी थी। यही तो सेंट्रल प्लेन्स की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा अत्यंत प्रचुर है। मार्शल हेवन सीरिंग एक दीवार की तरह काम करता है जो सारी ऊर्जा को भीतर ही रोक लेता है और बाकी चारों क्षेत्रों में बहने नहीं देता। इसी वजह से सेंट्रल प्लेन्स के शिष्यों को भारी लाभ मिलता है। जब वे मां के गर्भ में ही होते हैं तब से ये सघन ऊर्जा उन्हें पोषित करती है और उनका प्रतिभा स्तर बहुत बढ़ जाता है। सामान्यतः 5 वर्ष की उम्र में वे ऊर्जा संघनन तक पहुंच जाते हैं। 10 की उम्र में अस्थि प्रशोधन, बोन फॉर्जिंग और 15 वर्ष की आयु में जायंशन तक पहुंचना भी दुर्लभ नहीं है, आदिल ने बताया। सब हैरान रह गए। 15 साल की उम्र में जायंशन स्तर, ये वाकई भयावह था। वे सब तो अपने 20वें दशक में जाकर वहां पहुंचे थे। ये सर्वविदित है कि साधना की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये समय के खिलाफ एक दौड़ की तरह है। जितनी जल्दी कोई साधक बाधाओं को पार करता है उसकी क्षमता उतनी ही बड़ी होती है, लेकिन नींव भी अस्थिर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब तुम संप्रदाय में पहुंचोगे तो तुम्हें बहुत से बेहद युवा शिष्य मिलेंगे और वे बेहद चंचल भी होंगे, आदिल ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। बस इसलिए कि उन्हें अभी तक अच्छी तरह पीटा नहीं गया है। अगर वे मेरे बॉस से टकराएंगे तो मैं शर्त लगाता हूं कि उनकी चंचलता तुरंत गायब हो जाएगी, अर्जुन ने उपहास भरे स्वर में कहा। उसे सेंट्रल प्लेन्स के प्रतिभाशाली शिष्यों की तारीफ सुनना रास नहीं आ रहा था। जिद्दी मत बनो। साधना का स्तर सब कुछ नहीं है और केवल प्रतिभा से किसी का भाग्य तय नहीं होता। साधना की यात्रा पहाड़ चढ़ने जैसी है। जो जल्दी चढ़ते हैं वे लोगों की ईर्ष्या का कारण बनते हैं, लेकिन बहुत से नजारे चूक जाते हैं। हम धीरे धीरे चढ़ते हैं तो हमें वो सब देखने का अवसर मिलता है जिसे अन्य लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब तक दोनों शिखर तक नहीं पहुंचते तब तक कौन जीता और कौन हारा ये कहना असंभव है। हर किसी को साधना पथ के शिखर तक पहुंचने के लिए परिश्रम करना होता है, लेकिन वो शिखर कितना ऊंचा है कोई निश्चित नहीं जानता। इसलिए न ईर्ष्या करो और न ही अंधी प्रशंसा। जहां लाभ है वहां हानि भी होगी, और जब तक कुछ खोगे नहीं तब तक कुछ पाओगे नहीं। साधना पथ पर संघर्ष करने वालों के लिए सबसे बड़ा वर्जित भाव है ईर्ष्या। ये तुम्हें अंधा कर देगी और तुम्हें अपने पथ पर आगे देखने नहीं देगी, राघव ने गंभीरता से कहा। एल्डर रंजीत ने राघव की ओर देखा। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी कम उम्र में राघव इतनी गहरी बातें समझ सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्रैगन ब्लड लीजन में इतने जबरदस्त योद्धा थे। वे सब राघव के नेतृत्व में थे। वो सचमुच एक सेनापति जैसी योग्यताओं का धनी था। उड़ता हुआ जहाज आगे बढ़ता रहा और राघव ने कुछ विशाल निर्माण देखे। ये समुद्री राक्षसों के हमलों को रोकने के लिए बनाए गए थे। नीचे पहरेदार भी दिखाई दे रहे थे। उसने परत दर परत रक्षा व्यवस्था देखी जो वास्तव में हजारों मील तक फैली थी। जैसे ही वे इस रक्षा क्षेत्र से गुजरे उन्होंने एक विशाल ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन देखी। जिस बात ने राघव को चौंकाया वो ये थी कि उड़ता हुआ जहाज सीधे उस आकृति पर उतर गया और तुरंत सक्रिय हो गया। वे इस तरह कई देर तक आगे बढ़ते रहे जब तक कि अंतिम परिवहनाकृति पार नहीं कर ली। उनके सामने अब एक सुनसान भूमि दिखाई दी। हम पहुंच गए। आदिल की यह बात सुनते ही राघव और बाकी सभी ने तुरंत अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। राघव बाहर से शांत दिख रहा था, लेकिन भीतर से उसने ठंडी सांस भर ली। क्या ये इतना बढ़ा चढ़ा है? उनके चारों ओर विशाल पर्वत थे जिनकी चोटियां बादलों को चीर रही थी। वहां पहले से ही 3 बड़े फ्लाइंग बोट्स खाली भूमि पर रुके हुए थे, लेकिन यह मुख्य बात नहीं थी। मुख्य बात यह थी कि उन फ्लाइंग बोट्स के सामने लोगों की भीड़ का सागर था। जितनी दूर तक नजर जाती
बस लोग ही लोग थे। तीनों फ्लाइंग बोट्स के सामने लाखों अनुयायी मौजूद थे। कोई घास पर बैठा था, कोई छोटे समूह में, कोई सैकड़ों के समूह में। हालांकि वे पहले से तैयार थे, राघव और अन्य लोग भीतर से हिल गए। यहां लाखों सी एक्सपांशन विशेषज्ञ एकत्रित थे। वह दृश्य वाकई चौंकाने वाला था। जब अर्जुन ने फ्लाइंग बोट रोकी तो लाखों आंखें उनकी तरफ घूरने लगी। इन आंखों में हैरानी थी, क्योंकि राघव और अन्य जहां थे वो फ्लाइंग बोट दरारों से भरा था। ऐसा लग रहा था मानो वो कभी भी टूट सकता है। एल्डर रंजीत, ये क्या है? एक एल्डर रोब पहने विशेषज्ञ उनके पास आया। फ्लाइंग बोट को देखकर हैरानी में था। छोड़िए इस बात को, हम बहुत बदकिस्मत रहे और पूरब के समुद्र में तो जान ही चली जाती। एल्डर रंजीत उससे परिचित था। वो फिर से अपने शांत और ठंडे स्वभाव में आ गया। हल्की हंसी के साथ सिर हिलाया। वो एल्डर समझदार था। उसने आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन जब राघव और अन्य बोट से उतरे उसने घबराते हुए पूछा, एल्डर रंजीत, ये स्पष्ट था कि ईस्टर्न वेस्टलैंड से इतने कम लोगों को देखकर वह चौंका था। यह समझाना मुश्किल है, मत पूछो। एल्डर रंजीत ने फिर से कड़वी मुस्कान दी। बाकी दोनों एल्डर भी आकर एल्डर रंजीत से बातें करने लगे। चारों एक दूसरे से घनिष्ठ नजर आए। जब अपनों से बात कर रहे थे, एल्डर रंजीत का हाव भाव पहले जैसा ठंडा नहीं रहा। कुल मिलाकर कितने अनुयायी आए? एल्डर रंजीत ने पूछा। बाकी 3 क्षेत्रों से 8,76,000। तुम्हारे ईस्टर्न वेस्टलैंड के साथ कुल 8,76,500 हुए, पहले एल्डर ने कहा। लेकिन यह कहते हुए भी वह मुस्कुरा दिया। सभी की मुस्कान छुप नहीं रही थी। इस बार ईस्टर्न वेस्टलैंड से बेहद कम अनुयायी आए थे। पिछली बार भी वे सबसे पीछे रहे थे, पर इतना फर्क कभी नहीं था। बाकी क्षेत्रों के अनुयायी देखने लगे। कोई जिज्ञासु था तो कोई उपेक्षा दिखा रहा था। कुछ तो इशारे से चिढ़ा भी रहे थे। जैसा सोचा था, माहौल बड़ा ही जीवंत है। अर्जुन ने तिरस्कार से कहा, छोड़ो, बच्चों से उलझने का क्या फायदा, समझ रहे हो ना? राघव ने आंख के इशारे से अर्जुन को शांत किया। अरे, बात तो सही है, इतनी भीड़ में कुछ सुंदरियां तो होंगी ही। बॉस, चलो कुछ पटाते हैं। अरे, राघव उसे घूर रहा था, पर अर्जुन अपने सपनों में खो गया था। राघव के इशारे समझ नहीं पाया और नेहा ने उसे लात मार दी। सही किया, क्या मैं तुम्हें यही सिखाता हूं? ऐसे गंदे विचार कैसे? मेरा मतलब तो यह था कि विशेषज्ञों से मुकाबला कर कमी ज्यादा सीखो। जवानी का वक्त यूं नहीं गंवाना चाहिए। पर तुम्हारा दिमाग कहां भटकता है? राघव ने उसे घूरते हुए डांटा। अर्जुन इस बार कुछ नहीं बोला। हाँ, आजकल के बच्चे कितने जीवंत हैं, एक एल्डर हंसते हुए बोला। एल्डर रंजीत के उलट वह एल्डर बहुत दोस्ताना था। जीवंत? हाँ, असली में है। एल्डर रंजीत ने कड़वी मुस्कान दी। उस भीषण युद्ध के बाद एल्डर रंजीत ने सोचा था, वे जो चारा फेंकते उससे 7वीं श्रेणी किसी डीमन भी नहीं आते। 8वीं श्रेणी तो दूर की बात थी। बाद में उसने राघव से इस बारे में निजी तौर पर पूछा, पर राघव ने कुछ भी नहीं माना। एल्डर रंजीत अक्खड़ था, लेकिन मूर्ख नहीं। उसे पता था यह सब उसी की वजह से हुआ। अब जबकि शांति लौट आई थी, जब वह सोचता कि राघव की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ गई, तो खामोश रह जाता। लेकिन उसे राघव का साहस पसंद था, जिसने मौत सामने देखकर भी कदम पीछे नहीं खींचा। अब एल्डर रंजीत ने निश्चय किया, इस बात को कभी उजागर नहीं करेगा। सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर राघव, हमें अपनी रिपोर्ट देने जाना है। ये मेरी आउटर सेक्ट में एड्रेस है, कोई भी जरूरत हो तो बता देना। आदिल ने राघव को एक जेड प्लेट दी, जिसमें उसका पता था, ताकि भविष्य में उसे खोजना आसान रहे। ठीक है, राघव ने सिर हिलाया। आदिल और बाकी लोगों ने राघव को आदर से झुककर विदा ली। वे बेहद खुश थे। क्यों? क्योंकि ईस्टर्न वेस्टलैंड को छोड़ बाकी क्षेत्रों में हर एक के पास 2 लाख से ज्यादा अनुयायी थे। उन्हें अपने शिकार के पुरस्कार आपस में बांटने होंगे, तो तय नहीं था कि किसी के हिस्से एक भी आंतरिक गोली आए। लेकिन आदिल व अन्य मान बैठे कि कोई देवता खुद उनका साथ दे रहा है। यह देखकर बाकी 3 एल्डर चौंक गए।
समझ नहीं पाए कि वरिष्ठ अनुभवी लोग एक नए सीनियर अप्रेंटिस ब्रदर को इतना सम्मान क्यों दे रहे थे। इतना ही नहीं, वे इतनी श्रद्धा से झुके थे, जबकि सामान्यतः बड़े अनुभव वालों को नए लोगों के अभिमान को तोड़ना चाहिए था और नए लोग डरते। ये स्थिति उल्टी थी। इस पीढ़ी के अनुयायी कमाल है, कई असाधारण प्रतिभाएं उभरी हैं और वरिष्ठ अनुयायी उन्हें दबा नहीं पाए। शायद यही पीढ़ी सबसे मुश्किल साबित हो। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट पहले से ज्यादा गुलजार हो जाएगा, उस दोस्ताना एल्डर ने कहा। तुम्हारे क्षेत्र में? एल्डर रंजीत ने पूछा। वरिष्ठ अनुयायी पीट दिए गए, धमकी नहीं चली। कौन सोच सकता था कि कई रैंक 5 सेलेस्टियल्स आ जाएंगे। वरिष्ठ अनुयायी एक ही मुकाबले में हार गए, इसलिए ये अब घमंड कर रहे हैं। हमें इन पर खास नजर रखनी होगी। राघव और अन्य ये सुनकर चौंक गए। रैंक 5 सेलेस्टियल्स सचमुच आ गए थे। पता नहीं वे जन्मजात थे या अर्जित। यदि जन्मजात हुए तो उनकी शक्ति भयावह होगी। वे ही रैंक 5 सेलेस्टियल्स बन सकते हैं, जिनका स्पिरिट ब्लड बेहद शुद्ध हो। राघव, संभल कर रहना। हर पीढ़ी में ट्रायल्स के दौरान जबरदस्त संघर्ष होते हैं। युवाओं में ऊर्जा बहुत होती है, ऊपर से बाकी क्षेत्रों के भेदभाव के कारण तुम्हारे ईस्टर्न वेस्टलैंड के समझ ही गए, एल्डर रंजीत ने कहा। ईस्टर्न वेस्टलैंड के अनुयायी संख्या में सबसे कम और ताकत में सबसे कमजोर माने जाते थे। इस कारण बाकी क्षेत्र उन्हें नीचा दिखाते। ईस्टर्न वेस्टलैंड के कुत्ते। इसी वक्त दूर से किसी ने चिल्लाकर यह अपमानजनक शब्द कहे। ईस्टर्न वेस्टलैंड के अनुयायियों के चेहरे उतर गए। ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स भी क्रोधित हो गए। उनकी आंखों में मारने की इच्छा उभर आई। वे उस समूह को घूरने लगे। नजरअंदाज करो। ट्रायल्स में मिले तो जोरदार पिटाई करना। याद रखना, हमारा ड्रैगन ब्लड लीजन एक है। चाहे कुछ भी हो, मैं संभालूंगा। अगर मुझसे भी न संभल पाया तो अंतिम परिणति ये होगी कि सभी एक साथ मरेंगे। 18 साल बाद फिर से एक नए युवा दल के रूप में लौटेंगे और ड्रैगन ब्लड लीजन को पुनर्गठित करेंगे। हम मर सकते हैं, लेकिन किसी के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। समझ गए? राघव ने घोषणा की। समझ गए। ड्रैगन ब्लड लीजन गरजा। वे पूरी तरह इस संकल्प को समझ गए। मरना मंजूर है, पर झुकना नहीं। एल्डर हैरान रह गए। राघव सचमुच एक ऐसा घोड़ा था जो काबू में नहीं आता। हूफ, मूर्खों की टोली। तुम्हें क्या लगता है चिल्ला लेने से डर जाएगा कोई? सिर्फ ये साबित करता है कि तुम कुछ नहीं, सिर्फ कुत्ते हो। पास के समूह से आवाज आई। ये समूह पश्चिमी मरुस्थल वेस्टर्न डेजर्ट का था। बोलने वाला व्यक्ति पंखा लिए था, सिर पर स्कॉलर बैंड था। सचमुच पढ़ने वाले की झलक थी, लेकिन उसकी नजरें धूर्त थी। उसकी मौजूदगी से दबाव सा महसूस हो रहा था। वह रैंक 4 सेलेस्टियल था। वो व्यक्ति भीड़ से बाहर निकल ईस्टर्न वेस्टलैंड वालों के सामने खड़ा हो गया। उसके हर शब्द में अपमान झलक रहा था। एल्डर सिर्फ मुस्कुराते रह गए। क्या यहां लड़ सकते हैं? राघव ने पूछा। अनुयायी जब चाहे मुकाबला कर सकते हैं, पर हत्या मना है। जब तक जान बची हो, अपंग करना भी चलेगा। वही नियम जो रास्ते में बताए थे, एल्डर रंजीत ने कहा। यह नियम अच्छा है। राघव ने सिर हिलाया। अपना नाम बताओ। अचानक लक्ष्मण बाहर आया। भीड़ से ताने और हंसी उड़ाई गई। ईस्टर्न वेस्टलैंड की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहां तो वो लोग भी आ गए जो सेलेस्टियल भी नहीं बन पाए। साफ दिखता है गरीब है, जरूर पैसे देकर आया है। इस तरह का मूर्ख तो संसाधन बर्बाद कर रहा है। ट्रायल्स में फेल होगा, फिर कामगार बनेगा। वे लोग लक्ष्मण की शक्तियों को भांप चुके थे। उसमें हेवनली दाओ एनर्जी नहीं थी। कुछ ताने मार रहे थे, तो कुछ ईस्टर्न वेस्टलैंड वालों के कमजोर हालात पर सहानुभूति दिखा रहे थे। टोटल सिर्फ 500 लोग ही पहुंचे थे। किसे भी लगा कि पंखा लिए आदमी जरूरत से ज्यादा तंग कर रहा है। मेरा नाम आकाशदीप है। क्या मेरे नाम से डर लग रहा है? पंखा लिए आदमी ने उपहास से कहा। राघव और अर्जुन दोनों ने सिर हिलाया। ऐसी घटिया शेखी मारने की कला तो खुद की ही कला का मजाक थी। नाम पूछने का मकसद बस इतना था कि मेरी तलवार का वार किसी गुमनाम पर नहीं होता। अचानक उसकी तलवार म्यान से निकली और एक विशाल तलवार चित्र वायु में लहराया। उस हंसते हुए आकाशदीप की हंसी एक झटके में गायब हो गई।
गोल्डन स्केल शील्ड। आकाशदीप एक शक्तिशाली विशेषज्ञ था और वो घबराया नहीं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और उसके सामने एक सुनहरा ढाल प्रकट हो गया। वो सुनहरी परत अनगिनत रून से बनी थी जो एक दूसरे के ऊपर ऐसी जमी हुई थी जैसे परते हों। वो स्पष्ट रूप से एक मेटल एट्रीब्यूट एक्सपर्ट था। उसकी रक्षा क्षमता औसत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। लेकिन यह सुनहरी ढाल लक्ष्मण की स्वॉर्ड ऊर्जा के सामने कागज जितनी कमजोर साबित हुई। वो तुरंत ही दो हिस्सों में कट गई। आकाशदीप चौंक गया और उसने अपने सिर को सहजता से एक तरफ सरका लिया। स्वॉर्ड ऊर्जा उसकी कंधे पर लगी और फिर नीचे की तरफ जाती हुई उसे बीच में से दो टुकड़ों में काट गई। चारों ओर खून फैल गया। आह! अब जाकर आकाशदीप के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। यह कहना मुश्किल था कि यह दर्द की वजह से था या डर की वजह से, लेकिन उसकी आवाज बेहद करुण थी। लक्ष्मण ने अपनी तलवार मयान में डाल ली। चेहरा एकदम ठंडा था, जैसे ये उसके लिए कोई महत्वपूर्ण घटना थी ही नहीं। वो स्वॉर्ड इंटेंट की पहली मंजिल पर पहुंच गया है। एल्डर रंजीत को छोड़कर बाकी तीनों एल्डर्स दम रह गए। लक्ष्मण ने इमेमोरियल पाथ में जाने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड इंटेंट का एक शुरुआती रूप तैयार कर लिया था। बाहर आने के बाद वाजिद के मार्गदर्शन में उसने स्वॉर्ड दांव का असली सार समझ लिया। जिसे स्वॉर्ड इंटेंट कहा जाता है वो स्वॉर्ड दांव की इच्छा है। लाखों लोग तलवार चलाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% से भी कम लोग स्वॉर्ड दांव में गहराई से उतर पाते हैं। केवल कुछ ही लोग अपनी जिंदगी तलवार को समर्पित कर पाते हैं और स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाने के योग्य होते हैं। स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स वे सब जादुई कलाएं और बैटल स्किल्स त्याग देते हैं जो तलवार मार्ग से जुड़ी नहीं है। उनका समर्पण इतना होता है कि वे मरना स्वीकार कर लेंगे पर डगम गाएंगे नहीं। ऐसे ही लोग स्वॉर्ड कल्टीवेटर कहलाने के योग्य हैं। इसके अलावा स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स में भी 99% से ज्यादा लोग असली स्वॉर्ड दांव की इच्छा नहीं समझ पाते। वे बस बाहर ही बाहर घूमते रह जाते हैं। जो अपना स्वॉर्ड इंटेंट बना ले वही असली स्वॉर्ड दांव का प्रतिभाशाली कहलाता है। लक्ष्मण के हमले की सबसे भयानक बात यह थी कि आकाशदीप उसका घाव ठीक नहीं कर पा रहा था। वह जितनी भी हेवनली दांव एनर्जी से अपने शरीर को जोड़ने की कोशिश करता, मगर खून बहना नहीं रुका। कोई अजीब ऊर्जा उसके इलाज को बिगाड़ रही थी, जिससे उसकी हेवनली दांव एनर्जी बेअसर थी। यह देखकर राघव भी चौंक गया। लक्ष्मण की स्वॉर्ड दांव की शक्ति इतनी कठोर थी कि वो हेवनली दांव एनर्जी को भी दबा देती थी। अब समझ आया कि वाजिद ने लक्ष्मण को सेलेस्टियल से साधारण साधक क्यों बना दिया था। स्वॉर्ड कल्टीवेटर की विनाशकारी शक्ति में एक अनजान अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है। भाई, आगे से अपना नाम बदल लेना चाहिए। तुम्हारा वंश बढ़ाने का औजार पूरी तरह से नष्ट हो गया है। अगर खुद को यांग WI बुलाओगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। अर्जुन ने ताना मारा। वो वाकई बड़ा शातिर था, गिरते को और गिराने वाला। अर्जुन की बात सच्चाई थी। वो खजाना जिससे वंश आगे बढ़ाना था, लक्ष्मण ने नष्ट कर दिया था। उसकी तलवार में ऐसी विनाशकारी शक्ति थी कि वो चीज शायद दोबारा कभी विकसित न हो पाए। इतने छोटे उम्र में अधूरा पुरुष होने के ख्याल से ही आकाशदीप गुस्से से बेहोश होते होते बचा। लेकिन अभी उसे इन सब की फिक्र नहीं थी। वो तो ठीक ही नहीं हो पा रहा था और ऐसे चलता रहा तो खून बहकर मौत हो सकती थी। आमतौर पर एक साधक सिर्फ एक सोच में ही खून बहना रोक सकता है। थोड़ी स्पिरिचुअल युवन की ऊर्जा लगा देता और सब ठीक। लेकिन लक्ष्मण के हमले ने उसकी स्पिरिचुअल युवन को व्यर्थ कर दिया। एल्डर, बचाओ! आकाशदीप चिल्लाया। हाय, जवानों को इतना उतावला नहीं होना चाहिए। वो दयालु एल्डर सिर हिलाता है और हाथ लहराता है। एक सौम्य रोशनी में आकाशदीप को ढक लिया। आकाशदीप की चोट तुरंत ठीक हो गई क्योंकि लक्ष्मण की विनाशकारी शक्ति पूरी तरह उस रोशनी से मिट गई। मगर अब अगर चमत्कार न हुआ तो आकाशदीप जिंदगी भर अधूरा पुरुष रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर। आकाशदीप ने जल्दी से उन्हें झुककर सलाम किया। जैसे ही झुकना खत्म किया, वो लक्ष्मण की तरफ मुड़ा, चेहरे पर गहरी नफरत। तुम गंवारों, जब मैं असावधान था तुमने मुझ पर छुप कर वार किया। कितने नीच हो। तुम्हें कुत्ता कहना भी तुम्हारी तारीफ है। तुम तो पूरे के पूरे सुअर हो।
कोई नहीं सोच सकता था कि एक बड़ा रैंक 4C एक्सपांशन सेलेस्टियल हारने के बाद गाली देने लग जाएगा। यहां तक कि चारों एल्डर्स के चेहरे भी उतर गए। एक्सपांशन दाओ सेक्ट का एक चेला सड़कों के पागल की तरह गाली बक रहा था। अपना मुंह साफ कर लो, मुझे नहीं पता कितना गंदा खाया है, पर इधर उधर मत उगलना, वरना कल सूरज की पहली किरण भी नहीं देख पाओगे। अर्जुन ने गुस्से से कहा। जानबूझकर किसी को मारना नियमों के खिलाफ है, तुरंत निष्कासित कर दिए जाओगे। एल्डर रंजीत ने चिल्लाया। इतनी ही सजा है? राघव की आंखों में चमक आ गई। एल्डर रंजीत को बुरा एहसास हुआ और जैसे कि अनुमान था, राघव बोला, भाइयों, अगर कोई तुम्हें उकसाए तो बिल्कुल मत डरना। वैसे भी सेलेस्टियल्स इतनी आसानी से मरते नहीं, और अगर मर भी जाए तो हम खुद अपना रास्ता बना लेंगे सेंट्रल प्लेन्स में। ताकत से तो कहीं भी पेट भर सकते हैं। अब गया मामला। एल्डर रंजीत को अपनी बात का अफसोस हुआ। वो डराना चाहता था, लेकिन उल्टा उसने नियम ही साफ बता दिए। अब ये लोग पहले से भी ज्यादा बेलगाम हो जाएंगे। उसने देखा कि कई ड्रैगन ब्लड वॉरियर्स अपने हथियार कस रहे हैं। उनकी आंखों में ठंडी चमक थी। वे ऐसे थे जैसे शिकारी अपने शिकार पर नजर जमाए हों। भाई लक्ष्मण, पहले उस नकली आदमी को टुकड़े टुकड़े कर दो, इस बार सीधे 8 टुकड़े करना। अर्जुन ने जैसे गड़बड़ी और बढ़ाने की कोशिश की। लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी पीठ से तलवार निकालने लगा, जिससे आकाशदीप का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह जल्दी जल्दी भीड़ में पीछे हट गया। ईस्टर्न वेस्टलैंड के लोगों, हद पार मत करो। एक ठंडी आवाज वेस्टर्न डेजर्ट की तरफ से आई। एक बड़ा आदमी आगे आया। वो बेहद लंबा था। उसके लंबे बाल पीछे बंधे थे। उसने एक वेस्ट कोट और स्ट्रॉ सैंडल्स पहन रखी थी और उसकी त्वचा गहरे कांस्य रंग की थी। उसका ऑरा बाहर नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी नजरें बिजली की तरह थी। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट है। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। तुम्हें कैसे पता? शुभम और विनायक खुद को रोक नहीं पाए। उन्हें भी थोड़ी शंका थी, लेकिन वे उतने निश्चित नहीं थे जितना अर्जुन था। बस देखो उसकी ऑरा कितनी गंदी है, बिल्कुल साफ झलकता है, अर्जुन ने कहा। क्या बकवास। शुभम और विनायक निशब्द रह गए। अर्जुन और भी ज्यादा बेशर्म होता जा रहा था। उन दोनों को धोखा मिल गया था। जहां खुद वे दोनों अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट्स थे, वे धरती की हलचल के लिए बेहद संवेदनशील थे। लेकिन इस बड़े आदमी ने ऐसा कुछ कर रखा था जिससे उनकी इंद्रियां उसे महसूस ही नहीं कर पाई। हद पार मत करो। खुद तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनकर हंसी आती है। शुरू से तो तुम लोग ही हमें उकसा रहे थे, राघव ने शांत स्वर में कहा। हालांकि ये गंदा बड़ा आदमी किसान जैसा लगता था, लेकिन राघव देख सकता था कि वो एक डरावना अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट है। उसका ऑरा इसलिए प्रकट नहीं हो रहा था क्योंकि वो लगभग धरती के साथ मिल गया था। ये एक अत्यंत शक्तिशाली अवस्था थी। जैसे ही वो युद्ध करता, धरती की ऊर्जा फूट पड़ती और उसकी सहायता करती। इसके अलावा राघव ने एक और अप्रिय ऑरा महसूस की, हेवनली दाउस की इच्छा, और वह अत्यंत तीव्र थी। राघव को पूरा विश्वास था कि वह एक रैंक 5 सेलेस्टियल था। कमजोर लोग शिकायत करने के लायक नहीं होते। लोग तुम पर हंसते हैं क्योंकि ईस्टर्न वेस्टलैंड की शाखा हमेशा बेकार मानी जाती है। इसमें तुम्हारा क्या दोष? हर बार तुम्हारी तरफ सबसे कम संख्या में लोग होते हैं और वे हमेशा सबसे कमजोर होते हैं। तुम कचरा हो, लेकिन फिर भी नहीं चाहते कि लोग तुम्हें कचरा कहें। ये तो और बड़ी बेकारियत है। आकाशदीप को उस बड़े आदमी का सहारा मिलते ही और हिम्मत आ गई और उसने राघव को गालियां देना शुरू कर दिया। तुम्हारा मुंह वाकई गंदा है, कोई ताज्जुब नहीं, अर्जुन ने कहा था। तुम हक खाने वाले हो। राघव ने सिर हिलाया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। थप्पड़। सभी की दृष्टि धुंधली हो गई और उन्हें लगा जैसे बिजली कड़की हो। राघव अचानक आकाशदीप के पास प्रकट हुआ और उसने जोरदार तमाचा मार दिया। आवाज गूंजदार और साफ थी, मगर उस तेज आवाज के भीतर दर्द से भरी एक चीख और हड्डियों के टूटने की आवाज भी थी। आकाशदीप पीछे की ओर उड़ गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आकाशदीप के किसी से अच्छे संबंध नहीं थे। कोई भी उसे पकड़ने आगे नहीं बढ़ा।
बल्कि सब एक तरफ हट गए और आकाशदीप मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। यह देखकर कईयों को उसके लिए थोड़ी सहानुभूति हुई। आकाशदीप का जबड़ा टूट चुका था। आप बीती न सही, पर देखने वालों का भी जबड़ा सुन्न हो गया। आकाशदीप दर्द के कारण बेहोश हो गया। उसे संभलने का भी समय न मिला। चारों एल्डर्स ने सिर हिलाया। आकाशदीप सच में बेकार था। हारने के बाद बस गालियां ही देता रहा। सिर्फ थोड़ा सा दर्द सहन करते ही बेहोश हो जाना। इससे बस यही कहा जा सकता है कि वो बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और कभी असली जीवन मृत्यु की लड़ाई नहीं देखी थी। वरना मैदान जंग में ऐसा होता तो 100 बार मर चुका होता। कमीने अपनी मौत बुला रहा है। बड़े गंदे आदमी ने दहाड़ लगाई और धरती हिलने लगी। धरती की ऊर्जा उसकी ओर उमड़ने लगी। वो जैसे ज्वालामुखी फूटने को है। सब शिष्यों के चेहरे बदल गए और वे पीछे हट गए। राघव ने अपने हाथ पीठ पीछे बांध लिए और ठंडी नजर से उस गंदे आदमी को देखने लगे। जो भी मुझे मेरी मौत बताए, वे ज्यादातर मर चुके हैं। विश्वास नहीं है तो आजमा कर देख लो। बाकी शिष्य हैरान रह गए। ईस्टर्न वेस्टलैंड का ये नया लड़का इतना आत्मविश्वासी था। कुछ लोग तो पहले राघव व उसके साथियों के साथ सहानुभूति रखते थे कि वे कितने सताए जा रहे हैं, मगर अब उसकी दबंगई देखकर सभी चौंक गए। इतना क्रोधित विरोधी सामने होने पर भी राघव के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसकी लंबी बाल और काले वस्त्र हवा में लहरा रहे थे और वो पहले से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। सबसे खास उसकी स्पष्ट आंखें थी। ये साधारण सा पतला शरीर, मगर उसकी गुरूर भरी नजरें, ये दृश्य कईयों के दिल दहला गया। कुछ महिलाओं का मन भी डोल गया। बड़े आदमी की औरा तब तक बढ़ती रही जब तक घंटा नहीं बजा। आकाश पृथ्वी में शांति छा गई और उस सन्नाटे में एक आवाज गूंज उठी। सभी लोग ध्यान दे, डिसाइपल सिलेक्शन शुरू होने वाली है। वो क्लियर आवाज एक महिला की थी। सबने जल्दी से उसकी ओर देखा और एक समूह आता हुआ देखा। सबसे आगे एक महिला थी जो हरे रंग के वस्त्र पहने हुए थी। उसका चेहरा और आकर बहुत सुंदर था। वो जमीन पर हल्के फुल्के कदमों से चल रही थी, जैसे वो आकाश और पृथ्वी से मेल खा गई हो। ऐसा प्राकृतिक और ताजगी देने वाला एहसास था, जैसे कोई परी जंगल से निकल आई हो। एक वुड एट्रीब्यूट एक्सपर्ट। राघव चौंक गया। उस महिला की ऑरा बिल्कुल अमोदिता जैसी थी। उसमें अनंत जीवन ऊर्जा थी। उसके पीछे पुरुष और महिलाएं थी। वे सब सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनका ऑरा अलौकिक था। राघव और दूसरे जानते थे कि ये एक दाओ चाम था, जो एक्सुएंशन दाओ सेक्ट की विशिष्ट साधना तकनीकों से बना था। ये ऑरा पुराने एल्डर जैसा था। बताने की जरूरत नहीं कि इस तरह की ऑरा लोगों को बहुत आरामदायक लगती थी। ये देख और महसूस करने वाले दोनों के लिए सुखद था। ये सभी फाउंडेशन फॉर्जिंग एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने सबसे पहले चारों एल्डर्स को शीश झुकाया। जो बात राघव व अन्य को समझ नहीं आई वो ये थी कि चारों एल्डर्स ने बस हल्का शीश झुकाया। हरे वस्त्रधारी महिला ने राघव और उस बड़े आदमी को देखा जो लड़ने वाले थे। अपने कैंप्स में लौट जाओ, ट्रायल शुरू होने वाला है। उसकी आवाज नरम और विनम्र थी, जिसमें कोई घमंड नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ी बहन छोटे भाई को सलाह दे रही हो। राघव ने सिर हिलाया और लौट गया। राघव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बड़ा आदमी न मानने वाला था। उसे अपने घाव पर लेटने का मन नहीं था और वह चिल्लाया, कमीने, मेरा एक मुक्का चखो। उसके पैरों के नीचे जमीन अचानक रून से भर गई। सब चौंक गए क्योंकि उसकी हमले की ऑरा बहुत तीव्र थी। इतना शक्तिशाली हमला करते हुए उसे किसी ऊर्जा को इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। राघव ने भौहें तानी। क्या इस मूर्ख के सिर में भी मिट्टी भरी है? क्या वह सोचता है कि वह डरकर अपनी तरफ लौट जाएगा? वो हमला करने ही वाला था कि जमीन फट गई और असीमित बेले उस बड़े आदमी की तरफ निकल आई। उसने चौंकते हुए चीख मारी और जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन बेलों ने उसे तुरंत बांध लिया और हवा में उठा लिया। वो जितना भी संघर्ष करता, बेलें नहीं हिलती। सुना है युवाओं के गुस्से ज्यादा होते हैं। लगता है ये सच है। कैसे तुम्हें थोड़ा संयम सिखा दूं? हरे वस्त्र वाली महिला के होठों पर हल्की मुस्कान थी, उसकी आंखों में शरारती चमक।
छोटी बेले मत समझो कि तुम मुझे बांध पाओगी। शाहिद, ग्रेट अर्दन आर्मोर। बड़े आदमी ने गर्जना की। उसके शरीर पर रून्स चमक उठे। सबकी निगाहें अजीब हो गई। जितना भी वे इंतजार करते रहे, उस अर्दन आर्मोर का कोई आभास नहीं हुआ। तुमने अपना कवच घर पर भूल तो नहीं गए? अर्जुन ने पूछा। मूर्ख, उसके सिर में सच में मिट्टी भरी है। जमीन से दूर होने की वजह से ये सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर ने उसकी जमीन से कनेक्शन काट दिया है। अब वो क्या बुलाएगा? विनायक ने सिर हिलाया। वो और शुभम भी अर्थ एट्रीब्यूट एक्सपर्ट्स थे, इसलिए वे अपनी जानलेवा कमजोरियों को अच्छी तरह जानते थे। वे जमीन से दूर नहीं रह सकते थे। समुद्र पार करते वक्त ये दोनों बहुत सतर्क थे। बिना धरती के समर्थन के वे नर्वस थे, इसलिए वे समुद्र की लड़ाई में हिस्सा नहीं ले पाए। ये महिला उसकी कमजोरी का फायदा उठा रही थी। उसे हवा में लटका कर बांध रखा था। उसे बांधना आसान था, और कोई ग्रेट अर्दन आर्मोर बुलाना यह पूरी तरह असंभव था। वुड स्पिरिट बाइंडिंग। महिला के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। शाहिद के शरीर के चारों ओर बेले तुरंत कस गई। हड्डियां टूटने की ठंडी आवाज गूंजने लगी। आह! शाहिद ने गड़गड़ाती हुई चीख लगाई। बेलों ने उसकी हड्डियों को कुचल दिया था और अभी भी दबाव डाल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे मार डालना चाहती है। सभी की रूह कांप गई। ये हरा वस्त्र पहने महिला बहुत ही दयालु और दोस्ताना लग रही थी, लेकिन पलक झपकते ही वह एक राक्षस बन गई। उसकी निर्दयता देखकर यकीन करना मुश्किल था। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान इस बात का संकेत थी कि वो बहुत खुश थी। चारों एल्डर्स इस पर अक्सर हो चुके थे, इसलिए उनका कोई जवाब नहीं आया। वे बस बेरुखी से देखते रहे, जहां तक उस हरा वस्त्र पहने महिला के पीछे खड़े पुरुषों और महिलाओं की बात थी। उन सब के मुंह पर मजाकिया मुस्कान थी। कुछ ने तो मुंह ढककर चोरी छिपे हंस भी लिया। हे भगवान, ये बड़ी बहन कितनी ताकतवर है। ये व्यक्ति तो बहुत ज्यादा पतला हो गया है, नेहा ने कहा। राघव ने अपनी आंखें घुमाई। वह वजन नहीं घटा रहा, वह आकार खो रहा है। यह ऐसा है जैसे किसी का बन नूडल्स में दब गया हो। सबके दंग रह जाने वाली निगाहों के सामने शाहिद इतना ज्यादा दब चुका था कि वो पहले से 50% लंबा हो गया था। वो सच में बहुत ज्यादा पतला हो गया था, पर यह शरीर को आकार देने की प्रक्रिया लोगों को कांपने पर मजबूर कर रही थी। उसके दर्द भरे चीखने और हड्डियों के टूटने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। वे सबकी निगाहें राघव की ओर थी। काश शाहिद के पास राघव की दृष्टि होती तो वह इस बुरी हालत में न होता। सीनियर अप्रेंटिस सिस्टर, मुझे माफ कर दो। ये जूनियर डिसिपल्ट की गलती थी। आखिरकार शाहिद ने माफी मांगी। अब उसे समझ आ गया था कि भले ही वो वेस्टर्न डेजर्ट का नेता कहलाता हो, पर पहले के पीढ़ी के विशेषज्ञों के सामने वो कुछ भी नहीं था। सभी सीनियर डिसाइपल्स उतने कमजोर नहीं थे जितने शुरू में उनका स्वागत करने वाले थे। अब उसने अपनी गलती समझ ली थी। अगर तुम ये पहले कह देते तो कहीं बेहतर होता ना। वो हरा वस्त्र पहनी महिला फिर बड़ी बहन जैसी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पर कोई भी फंसने वाला नहीं था। वे सभी सावधान थे। एक्सुएंशन दाओ सेक्ट के भीतर कोई भी नकलची बनने की कोशिश नहीं करता, खासकर जब बात हो एलिट सीनियर डिसाइपल्स की, वरना परिणाम बेहद बुरे होते। बन की लताओं ने धीरे धीरे शाहिद को छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वह मुक्त हुआ, सब हैरान रह गए कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं था और उसकी शेप भी वैसी ही थी जैसे पहले थी। ऐसा लगा जैसे पिछली जो हालत हमने देखी थी वो एक भ्रांति थी। क्या अद्भुत हीलिंग शक्ति है, सीमा ने कहकर आश्चर्य जताया। राघव ने सिर हिलाया। शाहिद एक रैंक 5 सेलेस्टियल था। अभी अभी उसकी हड्डियां पूरी तरह कुचल गई थी और उसका शरीर आकार बदल चुका था। ऐसे गंभीर घावों में कम से कम कुछ घंटों का इलाज हेवनली दाओ एनर्जी से लगता, लेकिन जब वो हरी वस्त्र वाली महिला ने उसे छोड़ा तो वह चुपचाप तुरंत ठीक हो गया। बॉस, क्यों न तुम उसे हमारे पक्ष में कर लो, फिर हम। नेहा ने अर्जुन को लात मारने की कोशिश की, लेकिन लात लगाने से पहले ही राघव ने तेजी से अर्जुन का मुंह दबा दिया। छोटे शोएब, क्या तुम मुझे मरा बनाना चाहते हो? ऐसी बातें मत करो,
नहीं तो कोई मर जाएगा, राघव ने दांतों के बीच से फुसफुसाते हुए कहा। अर्जुन को कानून या आसमान की परवाह नहीं थी, लेकिन चाहे वो कानून और आसमान की परवाह न करता हो, इस बॉस की परवाह तो करनी ही थी। वो उसे इस तरह ठग नहीं सकता था। हरी वस्त्र वाली महिला ने बस एक हाथ हिलाकर शाहिद को पकड़ लिया था। राघव अब उसके साथ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि ये खुद को मारने के लिए आमंत्रण देने जैसा था। इस दर्दनाक सबक के बाद शाहिद ने बेहतर व्यवहार किया। वह हरी वस्त्र वाली महिला के सामने झुका और अपने शिविर लौट गया, लेकिन जाने से पहले उसने राघव की ओर मुंह करके मुंह बंद मुट्ठी उठाई। उसका मतलब साफ था, इंतजार करो, मेरा मुक्का न जाने कब तुम्हें तोड़ देगा। राघव ने उसे अनदेखा किया, लेकिन अर्जुन ने भी अपनी मुट्ठी उठाई, अपनी बीच की उंगली ऊपर की ओर करके और तिरस्कार से भरा चेहरा बनाया। ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ, हरी वस्त्र वाली महिला ने कहा। उसने जानबूझकर राघव की ओर देखा, जिससे वो और अर्जुन दोनों कुछ शर्मिंदा हो गए। वे जल्दी से ध्यान देने वाली मुद्रा में आ गए। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मनीषा है। आप मुझे सीनियर मनीषा कह सकते हैं या सीधे बिग मनीषा भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं बहुत मिलनसार हूं। 10 साल पहले मैं उसी जगह खड़ी थी जहां आप खड़े हैं और सीनियर डिसाइपल्स की शिक्षाएं सुन रही थी। अब 10 साल बाद जब मैं आप सबको देखती हूं तो मुझे उस समय की याद आती है। सच कहूं तो मैं बहुत खुश और उत्साहित हूं, मनीषा ने भावुकता से कहा। सभी निश्चुप थे। वो अभी खुश थी, इसलिए उसने शाहिद को इस कदर चोट पहुंचाई। अगर वो नाखुश होती तो उसे किस हाल में पहुंच जाती। मनीषा ने कहा, मुझे हिंसक के लिए दोष मत दो, इससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं बंदरों को चेतावनी देने के लिए मुर्गी को नहीं मारती तो तुम मेरी बात ध्यान से नहीं सुनते। शाहिद का चेहरा बदल गया। उसे घृणा हुई, लेकिन वह मनीषा से नफरत करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसने राघव से नफरत की। वो यकीन था कि राघव ने कुछ सुराग देख लिए थे और इसलिए वो बिना कुछ कहे पीछे हट गया था। नतीजतन वो खुद ही बेवकूफी से जाल में फंस गया था। मनीषा के शब्द बहुत स्पष्ट थे। बिना किसी को पीटे कोई भी उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनता। भले ही शाहिद और राघव ने इस जाल से बच निकले, बाकी लोग उदाहरण बनकर इस्तेमाल किए जाते। किस्मत से शाहिद वह चुना हुआ था। मैं आप सबको बहुत अच्छी तरह समझती हूं। मुझे अब भी याद है जब मैं पहली बार एक्सपेंशन दाव सेट आई थी। घमंडी, अभिमानी, हार मानने को तैयार नहीं, जैसे मैं आकाश के नीचे सबसे अद्भुत हूं। तब मेरी टोली के लोगों को भी पीटा जाता था। हाँ, तब मैं स्मार्ट थी और खुद को पीटने से बचा लेती थी। मनीषा मुस्कुराते हुए उन यादों में खो गई। सभी चुप थे। वे चोरी छिपे शाहिद की ओर देखते और देखते कि उसका चेहरा सूअर जैसा बदसूरत था। पहली बात यह बतानी थी कि एक सिद्धांत समझ लो, जो बच्चे बदमाश हैं उन्हें सजा मिलेगी, और जो बच्चे मानते हैं उन्हें पुरस्कार के रूप में मिठाई मिलेगी। इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं दोहराना पसंद नहीं करती, मनीषा ने गंभीर होकर कहा, जिससे सभी के दिल धड़कने लगे। वे जल्दी से ध्यान से सुनने लगे।